मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी स्पेशल स्टोरी, एक मीठी धुन। मैंने रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दिया। कमरे के खालीपन को एक मीठी आवाज भरने लगी थी। खिड़की पर लगा पर्दा हटाया तो ढलते सूरज की नरम रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। अच्छा लग रहा था, कुछ रिश्तों की गर्माहट जैसा एहसास। बारिश रुक चुकी थी, अब आसमान साफ था, लेकिन हवा में ठंडक अब भी घुली हुई थी। मैंने क्रोशिये का बना नरम शॉल अपने आसपास समेट लिया। ऐसा लगा जैसे आलोक की बाहों में लिपटी खड़ी हूं। ऐसे बहुत से शॉल थे जो मेरे इंतजार के दिनों के गवाह थे, जब आलोक कई दिनों तक फील्ड में रहते थे। न कोई फोन, न कोई खत, न खबर। दिन बेरंगे हो जाते थे। तब मैं रंग बिरंगी ऊन खरीद लाया करती थी। इंतजार के ख्याल से ही मैं अनमनी हो गई। शॉल हटाकर पास खड़ी रॉकिंग चेयर पे टांग दिया, जिस पर मेरा बेटा समीर सो रहा था। मेरा 18 साल का बेटा जो NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था। यह उसके लिए करियर ऑप्शन नहीं बल्कि पैशन था। वो अपने पापा की तरह ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का दीवाना था। शायद हर आर्मी अफसर के परिवार की तरह हम भी अपनी जिंदगी में सेना से जुड़ने के सिवा कुछ सोचते नहीं थे। लेकिन जब मैं शादी करके आलोक के पास आई थी, तब मेरी सोच ऐसी नहीं थी। इतनी सख्त ड्यूटी, हर वक्त जान का खतरा। मुझे अपना अकेलापन, अपनी बेचैनियां अब तक याद हैं। महीनों बाहर रहने के बाद जब आलोक लौटते तो मैं उनका स्वागत आंसुओं से ही किया करती। वो मुझे सीने से लगाए मेरी पीठ से हिलाते हुए धीरे धीरे कहते जाते, नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। फौजी की पत्नियां रोती नहीं है। मैं बहुत बाद में समझी कि वाकई कितना गलत था मेरा कमजोर पड़ना, उसकी बाहों में टूट जाना। सैनिकों की पत्नियों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। आलोक के साथ रहकर धीरे धीरे मैं फौज के नियम समझने लगी थी। उसके साथ सेना के दूसरे अफसरों और उनके परिवारों से मिलना हुआ, और कब मेरे भीतर का डर गर्व में बदल गया मुझे खुद ही पता नहीं चला था। बदलाव मुझ में आया था, लेकिन आलोक के माँ बाबूजी नहीं बदले थे, बल्कि वो तो अब पहले से भी ज्यादा डरने लगे थे। उनके पास इसकी बहुत बड़ी वजह भी थी, और इसलिए उन्होंने अपने पोते यानी मेरे बेटे समीर को सेना में भेजने से एकदम मना कर दिया था। मैं माँ बाबूजी की उम्मीदों और अपने बेटे के सपनों के बीच झूल रही थी। परेशान थी कि दोनों में से किसको समझाऊं और कैसे। आलोक अपने गांव से बाहर निकलने वाला पहला लड़का था, वो भी इतने बड़े ओहदे पर, इतने इज्जतदार ओहदे पर। पूरे गांव को उस पर फख्र था, लेकिन माँ बाबूजी को उसका दूर चले जाना हमेशा अखरता रहा। गांव में खेती किसानी करने वाले बाबूजी को अपने बेटे के हाथ में हल की जगह बंदूक थामे देखना बिल्कुल गवारा नहीं था। वो शायद एक बाप के अलावा किसी और नजर से उसको देख ही नहीं पाते थे। तीज त्योहार पर या जब भी आलोक को छुट्टी मिलती, हम कहीं घूमने फिरने की जगह गांव जाया करते थे। कम ज्यादा जितना भी वक्त मिलता, आलोक अपने बाबूजी के साथ खेतों पर बिताना चाहता था। माँ ना कहती रहती, लेकिन वो जिद करके उनकी सुविधा के सारे सामान जुटा देता, घर की मरम्मत करवा देता। माँ बाबूजी के लिए वो सारे दिन सबसे कीमती हुआ करते थे, और हमको विदा करते समय उनकी आंखों में एक सूनापन घर कर लेता था। मैंने अक्सर आलोक की आंखों में भी नमी महसूस की थी। भारतीय सेना का जांबाज कर्नल भी माँ बाप से बिछड़ते हुए उदास होता था। उसकी तरह तरह के सितारों और मेडल से सजी कड़क वर्दी के भीतर का नरम दिल मैंने देखा था। खिड़की के बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने कमरे की लाइट जलाई। समीर अब भी सो रहा था। उसके पेट पर एक एल्बम उल्टा रखा हुआ था। मैंने धीरे से उठाया तो उसमें से कुछ तस्वीरें सरक आईं। आलोक की तस्वीरें। मन एक झटके में कुछ बरस पीछे पहुंच गया। वो भी शायद बारिशों के दिन थे। कारगिल में युद्ध छिड़ा हुआ था। सिर्फ मेरा घर नहीं, आसपास के सभी घर सूने पड़े थे। हमेशा गुलजार रहने वाले कंटोनमेंट एरिया में सन्नाटा था। फौजियों की पत्नियां और बच्चे एक एक दिन दिल में पत्थर रख के काट रहे थे। मैंने हमेशा महसूस किया कि एक सैनिक की पत्नी होना भी कितनी हिम्मत का काम है। कैसा अनिश्चित सा रहता है सब कुछ, कल की कोई गारंटी नहीं।
दरवाजे पर बेवक्त आहट होती या फोन की घंटी बजती तो दिल कांप उठता। मन ही मन प्रार्थना करने लगता कि सब ठीक हो। लेकिन हर प्रार्थना कबूल होती तो युद्ध होते ही क्यों, लड़ाइयां लड़ी ही क्यों जाती। उस रात भी 10 बजे कॉल बेल बजी। मैं और समीर दोनों एक साथ दरवाजे पर पहुंचे। उस रात हमें आलोक के शहीद होने की खबर मिली थी। जो अफसर मुझे ये खबर देने आए थे उन्होंने वो सारी बातें कहीं जिन्हें किसी कहानी की किताब में, किसी किस्से में पढ़ती तो ज़रूर गर्व से मुस्कुरा देती, लेकिन ये किस्सा नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सच था। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि बंद करो ये बकवास, मुझे नहीं सुनना आलोक की बहादुरी का चर्चा, मुझे नहीं पता करना कि वो किन हालात में दुश्मन की गोलियां अपने सीने पे झेलता रहा। लेकिन मैं चुपचाप बैठी अपने बेटे समीर को देखती रही। वो डबडबाई आंखें लिए अपने पिता की मौत की खबर सुन रहा था। मैं अपने बच्चे को गले से लगा लेना चाहती थी। मैं उसको अपने सीने से भींच कर उसकी पीठ सहलाते हुए ये कहना चाहती थी कि नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर। तभी समीर उठकर अपने सामने खड़े ऑफिसर के करीब गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया। बोला, थैंक यू सर, यस आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, वेरी प्राउड। उस दिन के बाद से समीर मेरी ताकत बन गया। ऐसा नहीं था कि हम रोते नहीं थे, बस हमने अपने अपने कोने ढूंढ लिए थे और ये बात हम दोनों ही जानते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते। आलोक की बहादुरी का चर्चा सबकी जबान पर था। अखबारों में, टीवी पर उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। कारगिल से लगे द्रास सेक्टर की टाइगर हिल के पास एक पहाड़ी पर अपने देश का झंडा फहराते हुए आलोक शहीद हो गया था। दुश्मन को धूल चटाकर उसने मौत को गले लगा लिया था। मैं बहुत तकलीफ में थी, अपने बेटे से, खुद से, कि ये मेरे सारे वादे टूट रहे थे। मेरा मन किसी धीरे धीरे रिश्ते हुए बांध जैसा हो रहा था। लेकिन मुझसे बड़ी तकलीफ आलोक के माँ बाबूजी की थी। मेरे पहुंचने से पहले खबर उन तक पहुंच गई थी। मैं फोन पर उनको दिलासा देती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं। कहां से लाती वो शब्द जो एक बाप को उसके बेटे की मौत पर धीरज रखने को कहते। किस तरह मां को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल वक्त था वो। और 2 दिन बाद तिरंगे से लिपटा आलोक का बेजान शरीर मेरे घर पहुंचा दिया गया। आलोक चले गए थे, लेकिन कुछ बेशकीमती यादें थीं जो मुझे जिंदगी से भर देती थीं। वो यादें जो गहरे नीले आसमान में छिटके तारों जैसी थीं। ज्यादा नहीं, पर सब की सब बेहद चमकदार और रोशन। आलोक मुझे अक्सर पुराने किस्से सुनाया करते थे। जब एनडीए में उनसे पूछा गया कि सेना में आने के बाद उनके क्या सपने हैं, तो किसी ने जवाब दिया कि जनरल के पद तक जाना है, कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाना चाहता था। लेकिन आलोक ने कहा था कि मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूं। मैं हंस देती थी उसकी बातें सुनकर। मुझे उसके किस्से एक नादान मगर जिद्दी बच्चे की कहानियां लगा करते थे। वो कहानियां जिनमें कोई जादू नहीं था, कोई तिलिस्म नहीं, बस एक सच था। आलोक समीर को भी वही सब सिखाता जो उसने खुद सीखा था। वो अपने बेटे को मजबूत बनाना चाहता था। उसकी पीठ ठोकता हुआ कहता था, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर माय सन। कभी कभी मुझे लगता है कि फौजी अपने बच्चों, अपने परिवार को लगातार अनजाने ही सख्त बनाते रहते हैं, आदतन, क्योंकि यहाँ मौत का जश्न मनाने की रवायत जो होती है। लेकिन आलोक के माँ बाबूजी के भीतर एक किसान का नर्म दिल था जो पूरी मेहनत के साथ सख्त जमीन में बीज बोकर आसमान की ओर उम्मीद से ताकता रहता है, बूंदों की आस में, और नाउमीदी पर रोना अपना हक समझता है। पता नहीं कितने दिन माँ और बाबूजी ये मानने से इनकार करते रहे कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आलोक का अंतिम संस्कार भी उनके बगैर ही किया। उसकी अस्थियों और राख को लेकर जब मैं और समीर गांव पहुंचे, तब बाबूजी बुरी तरह टूट गए। माँ ने गहरी खामोशी ओढ़ ली। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको कैसे दिलासा दूं।
अपने दुख को किनारे रख के उनकी तकलीफों को सहलाना मेरे लिए भी आसान नहीं था। शायद कोई समझता नहीं, लेकिन मैं जान गई थी कि युद्ध सिर्फ जमीनी सरहदों पर नहीं लड़े जाते हैं। मन के अपने युद्ध होते हैं जो एक फौजी का परिवार लड़ता रहता है लगातार। और एक दिन मेरे सामने वो लड़ाई आ गई जो मैं लड़ना नहीं चाहती थी। हार और जीत तो बाद की बात थी। मैं और समीर गांव से लौटने लगे तो बाबूजी ने समीर का हाथ अपने सर पे रखा और बोले, मुझे वचन दो कि समीर को फौज में नहीं भेजोगी। मैंने समीर को झटके से अपनी ओर खींच लिया। बाबूजी का हाथ बेजान सा उनके बगल में लटक गया था। मैंने रुंधे गले से कहा, बाबूजी, आलोक का सपना था ये, और अब समीर का भी है। पर बाबूजी ने मेरी बात काट दी और मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं कांप गई थी और उनकी असहाय आंखों में बस एक टक देखती रह गई। कहना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बाबूजी से बहस में पड़ने के लिए वो वक्त ठीक नहीं था। उनके जख्म अभी हरे थे। करगिल युद्ध खत्म हो गया था। भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय सफल रहा, लेकिन मुझे लगा मेरी हार हो गई थी, आलोक के सपनों की हार। मैं बार बार बाबूजी को फोन करके मनाने की कोशिश करती और नाकामयाब रहती। मां को मनाने का कोई फायदा भी नहीं था। समीर भी अपने दादाजी से बात करता, जिद करता कि वो फौज में जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। दादाजी, मेरी रगों में एक आर्मी ऑफिसर का खून है, वो कड़क आवाज में कहता। जवाब में बाबूजी की कमजोर आवाज उसके हौसले पस्त कर देती। तेरी रगों में मेरा एक किसान का खून है बेटा। मैंने अपना बेटा खोया है और अब बस। और बस कर देने के सिवा मेरे और समीर के पास कोई रास्ता नहीं बचता। मैंने कई बार माँ और बाबूजी को कहा कि हमारे साथ आकर रहें, लेकिन वो अपना गांव, अपना खेत, अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे। सच तो ये भी था कि मेरा स्वार्थी मन सोचता था कि काश वो यहाँ आकर फौजियों की जिंदगी देखते तो शायद समीर को सेना में जाने की इजाजत भी दे देते। लेकिन बाबूजी तो पक्की जिद पर अड़े थे। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। मैंने आर्मी स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। एक बदली हुई लेकिन नियत दिनचर्या शुरू हो गई थी। आर्मी ने मुझे हर हाल में एडजस्ट करना सिखा दिया था। एक फौजी के परिवार के पास खुश रहने का जैसे गुरु मंत्र रहता है। स्कूल से आकर मैं सैनिकों के बच्चों को पढ़ाती, उनको तरह तरह के नाश्ते बनाकर खिलाती। जिंदगी इतनी बेस्वाद नहीं रह गई थी। मैंने अपने घर को वैसे ही रखा हुआ था जैसे वो आलोक के रहते हुए था। उसके कपड़े वार्डरोब में करीने से लटके हुए थे, जिनमें अब भी उसकी हल्की खुशबू आती थी, और मुझे लगता था कि वो यहीं है कहीं। शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात होगा, या सियाचिन के सर्द मौसम से जूझ रहा होगा, या किसी पहाड़ी की तलहटी में अपने कैंप में बैठा मुझे याद कर रहा होगा। समीर के स्कूल बंद हो चुके थे। अब उसके एनडीए में दाखिले का वक्त आ गया था। मैं जानती थी कि वो खड़गवासला में बनी भारतीय सेना की अकादमी में जाने के सपने बुन रहा था। मुझे लगा वो भूल रहा है कि आलोक के बाबूजी की रजामंदी के बिना ये संभव नहीं है। पर समीर मुझसे भी आगे की सोच रहा था, और एक दिन उसने तय किया कि दादाजी को मनाने वो खुद गांव जाएगा, और ये भी सोच लिया कि वो ये काम करेगा कैसे। समीर के साथ मैं भी अपना सामान पैक करने लगी। मन बहुत बेचैन था। बाबूजी की बात आलोक ने भी कभी नहीं टाली थी, तो मैं कैसे टालती। लेकिन समीर और आलोक के सपने का क्या, उनको कैसे टूट जाने देती। घर से निकलने से पहले मैंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख के उसको रोका और पूछा, अगर दादाजी ना माने तो? मानेंगे माँ, और उनको मनाए बिना लौटूंगा नहीं मैं। समीर ने बाहर खड़ी कैब में सामान रखते हुए कहा। उसकी आंखों में मुझको आलोक के जैसा आत्मविश्वास नजर आया। गांव में माँ बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। यह अलग बात है कि अब वो खुश होते तब भी रोते ही थे। थोड़ी देर बाद हम सब उनके घर के बड़े से कमरे में थे, जहां छत तो छप्पर वाली थी, लेकिन दीवार पर बड़ा सा फ्लैट टीवी लटका था। आलोक का माँ को दिया तोहफा था ये। समीर ने टीवी ऑन किया और उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने लगा।
मैं सोचती रही कि न जाने ये क्या दिखाने वाला है। ऐसा क्या होगा इसके लैपटॉप में कि बाबूजी अपना फैसला बदल देंगे। मेरा मन बैठा जा रहा था। माँ सबके लिए ताज़ा भुने भुट्टे ले आई। चूल्हे की गर्म राख से सने भुट्टे की खुशबू से कमरा महक गया। बाबूजी की आंखें फिर धुंधला गईं। वो धीरे से माँ के करीब आकर बुदबुदाए, मेरे आलोक को कितना पसंद था ना ये अपने खेत का भुट्टा। कहते हुए दोनों ने अपने भुट्टे परे सरका दिए। समीर ने रिमोट का बटन दबाया और स्क्रीन पर वंदे मातरम की आवाज के साथ तिरंगा लहराने लगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो चुप रहा। मुझे लगा उसकी आंखों के कोर भी भीग गए थे। तभी स्क्रीन पर ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में सजे सेना के अफसर और जवानों का जमावड़ा दिखा। कैमरा उनकी भीड़ को चीरता चला गया। भीतर 4 सैनिक कड़क यूनिफॉर्म पहने अपने कंधों पर एक तिरंगे से लिपटा ताबूत उठाए चले आ रहे थे। कदम ताल करते हुए उनके पैर और साथ में सेना का बैंड। मैं सन्न रह गई। समीर माँ और बाबूजी को आलोक का अंतिम संस्कार दिखा रहा था। मातमी धुन के साथ कफन को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। सेना के बड़े बड़े अफसर, जवान, उनके परिवार और आम नागरिक बाबूजी के लाडले बेटे के अंतिम दर्शन के लिए बेताब थे। लोगों की आंखें भले ही नम थीं, लेकिन सीना गर्व से तना हुआ था। मुझे उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखों में तो एक एक दृश्य आज भी ताजा था। पल भर में फूल मालाओं और पुष्प चक्र से आलोक का कफन ढक दिया गया। ऐसा शानदार जनाजा ऐसी शानदार मौत के बाद ही नसीब होता है। समीर ने माँ बाबूजी का हाथ थाम रखा था। वो भर्राई आवाज में बोला, दादाजी, जिस सेना में मौत के बाद ऐसा सम्मान मिलता हो, वहां जीते जी काम करना सोचिए कितने गर्व की बात है। और इस पूरे सम्मान के हकदार दादा दादी आप दोनों हैं। आपने अपना बेटा देश को दिया है। तभी टीवी से तोप चलने की आवाज आने लगी। आलोक को तोपों की सलामी के साथ विदा किया गया। बाबूजी कुछ कहना चाहते थे, मगर उनके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। उन्होंने बस अपना कांपता हाथ समीर के सर पर रख दिया। कमरा और हम सबका मन वंदे मातरम की एक मीठी धुन से गूंज रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, करगिल युद्ध के बैकड्रॉप में लिखी गई इस काल्पनिक इमेजिनरी कहानी से उम्मीद है आप फौजी परिवारों की अनकही कुर्बानियों के बारे में थोड़ा सा और जान गए होंगे।